आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। भारत में दौड़ के खेल और उसे खेलने की बात जब जब होती है तो जिस शख्स का नाम सबसे ऊपर आता है वो नाम है मिल्खा सिंह का। मिल्खा को भारत के पहले स्टार एथलीट होने का गौरव प्राप्त है। वे पहले भारतीय हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। वो अपने नाम के मुताबिक अपने खेल के राजा थे। मिल्खा का मतलब ही होता है राजा। वे ट्रैक पर ऐसे फर्राटा भरते थे जैसे दौड़ नहीं उड़ रहे हों। तभी तो दुनिया उन्हें फ्लाइंग सिख के तौर पर याद करती है। आज नामी गिरामी में मैं अमन गुप्ता लेकर आया हूं कहानी पूरी दुनिया में एथलेटिक्स में भारत का परचम लहराने वाले लीजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह की। 15 अगस्त 1947 की रात पाकिस्तान के गोबिंदपुरा में कत्लेआम मच गया। सिखों को और हिंदुओं को मार मार कर भगाया जाने लगा। बंटवारे के बाद हुए इन दंगों में 18 साल के मिल्खा सिंह के सामने उनकी मां और बाप को मार दिया गया। पिता ने किसी तरह उन्हें बचाकर वहां से भाग निकल जाने के लिए कहा भाग मिल्खा भाग। और बेबस मिल्खा को अपनी वो जमीन छोड़ देनी पड़ी जहां 20 नवंबर 1929 को वो पैदा हुए थे, जहां उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई थी। ट्रेन पकड़ी और मिल्खा दिल्ली आ गए। उनके पास ना तो खाने के लिए खाना था और ना रहने के लिए छत। यहाँ कुछ समय उनका शरणार्थी शिविरों में गुजरा। फिर दिल्ली में अपनी शादीशुदा बहन ईशर के घर पर रहने आ गए। यहाँ उनकी वजह से ससुराल में उनकी बहन को काफी कुछ झेलना पड़ा। बहन की मुश्किलें नहीं देखी गईं तो दिल्ली के शाहदरा इलाके में रहने लगे। लेकिन पेट पालने के लिए कुछ तो करना था, तो उन्होंने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर जूते पॉलिश करने शुरू कर दिए। ट्रेनों का सामान तक चुराया और इस तरह गुजर बसर की। इसी बीच उन्होंने सेना की तैयारी करनी शुरू कर दी और 3 बार रिजेक्ट होने के बाद चौथी बार में 1952 में उनका सिलेक्शन सेना में बतौर सिपाही हो गया। सेना में आने का मकसद यह था कि यहां पेट भर खाना मिलेगा और एक मुश्त बंधी बंधाई पगार जिससे बाकी खर्च चलते रहेंगे। सेना में आने के बाद उनकी किस्मत बदल गई। यहां उनकी दिलचस्पी स्पोर्ट्स में हुई। दौड़ते अच्छा थे तो इसी को स्पोर्ट चुन लिया। एक बार ऑल इंडिया रेडियो को दिए इंटरव्यू में उन्होंने उन दिनों को याद करते हुए कहा था, वो भी टाइम था जबकि मैं आर्मी के अंदर गया, जैसे कि लाखों लोग, लाखों सिपाही थे, इसी तरह से मैं भी वहां था। मगर जिस तरह से मैं कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेता चला गया, जीतता चला गया, उसी तरह से मेरा नाम ऊपर आता चला गया। मैं दिन के अंदर 4-5 घंटे प्रैक्टिस किया करता था, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को। मगर वो भी कड़ी मेहनत से किया करता था। ये नहीं कि जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, ग्राउंड के अंदर गए, जी किया तो प्रैक्टिस कर ली, नहीं तो वापस चले आए। बताया जाता है कि सेना में भर्ती होने के बाद सिकंदराबाद में जब वे पहली बार दौड़े थे तो इनाम में एक दूध का गिलास रखा गया था। हालांकि वो रेस वे जीते नहीं, लेकिन 400 मीटर रेस की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए उन्हें चुन लिया गया। फिर एक बार पटियाला की दौड़ में उन्होंने हिस्सा लिया। यहाँ 47.9 सेकंड का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया तो उन्हें 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भेजा गया। यहाँ उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में हिस्सा लिया, लेकिन प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने इन दौड़ में चैंपियन रहे अमेरिका के चार्ल्स जेकिंसन से बात की और उनसे ट्रेनिंग के गुर पूछे, उनका रूटीन पूछा। जेकिंसन ने दिल खोलकर उन्हें सब बताया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मिल्खा ने जेकिंसन की बातों को गांठ बांध लिया और फिर उसी हिसाब से तैयारी शुरू कर दी। जल्द ही अपने ओलंपिक में किए निराशाजनक प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने 1958 में जबरदस्त प्रदर्शन किया। पहले उन्होंने कटक में नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड बनाए। फिर टोक्यो में आयोजित 1958 एशियाई खेलों में इन्हीं 200 और 400 मीटर में गोल्ड मेडल भी जीते। इस जीत के साथ मिल्खा का नाम पूरे एशिया में छा गया। लेकिन अभी दुनिया में नाम का डंका बजना बाकी था। फिर इसी साल 1958 में कार्डिफ कॉमनवेल्थ हुआ और यहाँ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में उन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। यहाँ उन्होंने विश्व रिकॉर्ड होल्डर
मेल स्पेंस को मात दी थी। अखबारों में उस वक्त हेडलाइंस छपी, बिगनिंग ऑफ मिल्खा एरा, यानी मिल्खा युग की शुरुआत। And it's Brighton and Tobacco and Milkha Singh of India. Milkha Singh of India coming on the outside lane and Spence coming through fast from the inside. And it's first Milkha Singh, second Spence South Africa. इस खेल के बाद इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने मिल्खा सिंह के गले में गोल्ड मेडल पहनाया। उनकी आंखों से उस वक्त आंसू छलक पड़े जब भारतीय झंडे को उन्होंने ऊपर जाते देखा। उनकी इस जीत पर ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त विजय लक्ष्मी पंडित ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। विजय लक्ष्मी पंडित ने उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संदेश भिजवाया है कि उनकी इस बड़ी उपलब्धि पर वो क्या इनाम लेना चाहेंगे। मिल्खा को समझ नहीं आया कि क्या कहें। उन्होंने कह दिया कि इस जीत की खुशी में पूरे भारत में एक दिन की छुट्टी कर दी जाए। और फिर जब वो भारत लौटे तो पंडित नेहरू ने अपना वादा निभाया और भारत में एक दिन की छुट्टी कर दी गई। फिर साल आया 1960 का। मौका था रोम ओलंपिक्स का। ये वो खेल था जहां मिल्खा को एक जरा सी गलती की वजह से हार का स्वाद चखना पड़ा। 5वीं लेन में मिल्खा सिंह पोजीशन लिए हुए थे। पिस्टल से जैसे ही फायर हुआ दौड़ शुरू हो गई। मिल्खा सिंह लीड कर रहे थे। मिल्खा उस लेन में भाग रहे थे कि उन्हें दूसरे रनर्स का अंदाजा ही नहीं लगा कि कौन कहां पहुंच चुका है। और करीब 250 मीटर पार कर चुके मिल्खा ने अपनी स्पीड कम कर ली। फिर जो लय टूटी, मिल्खा कवर ही नहीं कर पाए और आखिरी पड़ाव पर ब्रॉन्ज मेडल से भी चूक गए। इस रेस के विजेता रहे अमेरिकन एथलीट ओटिस डेविस। The final of the 400 meters will go down in history. Taking part are the German Karl Kaufmann and the American Otis Davis, who have both equaled Jones's 1956 world record of 45.2 seconds. The German Kinder, India's Milkha Singh and South Africa's Spence are off like bullets. Kinder falls back. Milkha Singh and Spence keep it up till almost out of the curve, when Otis Davis in the center and Kaufmann inside overtake them. Davis runs leaning backwards so that his legs seem to be running away from him. With 50 meters to go, Kaufmann makes his effort, but Davis holds him off. His body catches up with his legs and beats them over the finishing line. Kaufmann throws himself on the ground. Then Davis learns that his time, 44.9 seconds, has set up a new world record. Kaufmann is awarded the same time. मिल्खा सिंह चौथे स्थान पर रहे, लेकिन उन्होंने उस दिन एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया जो लगभग 40 सालों तक बना रहा। फिर इसी 1960 के साल में मिल्खा सिंह के पास पाकिस्तान से न्योता आया कि वो भारत पाकिस्तान एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लें, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया क्योंकि विभाजन की वो सारी बुरी और कड़वी यादें उनके जहन में ताज़ा थी। बाद में उन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समझाया तो वे पाकिस्तान गए। यहां उनका मुकाबला पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ स्प्रिंटर अब्दुल खालिक से होना था। मिल्खा अब्दुल खालिक को टोक्यो एशियन गेम्स में फोटो फिनिश में 200 मीटर की दौड़ में हरा चुके थे। अब यहां मुकाबला आमने सामने का था। उन्होंने यहां न सिर्फ अब्दुल खालिक को हराया बल्कि इसी पाकिस्तान में उन्हें उड़न सिख की वो उपाधि दी गई जिससे पूरी दुनिया में उन्हें पहचान मिली। इंडिया टुडे को 2016 में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने उस समय को कुछ इस तरह याद किया था। जब मैंने अब्दुल खालिक को टोक्यो में 58 में हराया, तब से पाकिस्तान ये महसूस करता था कि मिल्खा सिंह का बाई चांस हो गया है कि वो अब्दुल खालिक को वहां हरा गया। तो पाकिस्तान ने मुझे इनविटेशन भेजा। पाकिस्तान आने के लिए इंटरनेशनल एथलेटिक मीट थी 1960 के अंदर, बिफोर रोम ओलंपिक्स। तो जब इनविटेशन मेरे पास आया तो मैंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। यह इनकार किस लिए किया? क्योंकि वो 47 वाली जो रात थी वो मुझे याद आती थी, तो मैं कहता था मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। तो जब ये न्यूज छपी तो सुबह पंडित जी ने पढ़ी होगी अखबार के अंदर, पंडित जी ने इमीडिएटली अपने सेक्रेटरी से कहा कि मिल्खा सिंह को बुलाओ। और मैं नेशनल स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस किया करता था उन दिनों के अंदर। उन्होंने मैंने बुलाया और उन्होंने कहा मिल्खा नहीं, पाकिस्तान साड़ा पड़ोसी देश है, असी उन्होंने फ्रेंडशिप रखनी है और तुसी पाकिस्तान जाना ही जाना है। भुल जाओ जी 47 गल हुई, आज इंडिया तुहाडा सारा मां प्यो है। मैं नेक्स्ट डे न्यूज देती कि मैं पाकिस्तान जावांगा। कि मुझे याद है कि 60,000 आदमी स्टेडियम के अंदर बैठा था। अब्दुल खालिक और मिल्खा सिंह की रेस देखने के लिए आया हुआ था और मैंने बैनर देखे, वहां पे बैनर्स के ऊपर लिखा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर, अब्दुल खालिक और मिल्खा सिंह की टक्कर। ये मैंने बैनर खुद पढ़े वहां पे। और जब स्टेडियम के अंदर घुसे
तो आप ये देखिए कि अब्दुल खालिक अब्दुल खालिक अब्दुल खालिक अब्दुल खालिक ये हो रहा था सारे स्टेडियम के अंदर, गूंज रहा था स्टेडियम सारा। तो मुझे याद है कि जब रेस शुरू हुई तो सारा स्टेडियम खड़ा हो गया, कमान अब्दुल खालिक, कमान अब्दुल खालिक। तो हुआ ये कि जब हम जनरल अयूब के सामने से गुजरे, करीबन कोई 50 गज रेस और रहती थी, 200 मीटर की रेस थी, तो 50 गज रहते थे। तो मैंने अब्दुल खालिक को पकड़ना शुरू किया तो मैंने तो उसको कम से कम 10-15 गज से बीट किया। पीछे से हमारा एक और अच्छा रनर था मक्खन सिंह, और वो सेकंड आया, अब्दुल खालिक थर्ड प्लेस पे गया। और जब मैं आया उथे विक्ट्री स्टैंड दे उत्ते उन्होंने अनाउंस किया मिल्खा सिंह इंडिया फर्स्ट, मक्खन सिंह इंडिया सेकंड, अब्दुल खालिक पाकिस्तान थर्ड। जब असीं विक्ट्री स्टैंड ते खड़ोते सी ते जनरल अयूब आया मैडल पाने दे वास्ते। तो जनरल अयूब जब आया उन्हें मैं पंजाबी च कहे लफ्ज, कहंदा मिल्खा अज तू पाकिस्तान दे दौड़िया नहीं, तू पाकिस्तान दे आके उड़िया, तैनू पाकिस्तान फ्लाइंग सिख का खिताब देंदा। और वो फ्लाइंग सिख का खिताब अगर अज सारी दुनिया च इंडिया का और फ्लाइंग सिख का नाम मशहूर है, तो यदा क्रेडिट मैं पाकिस्तान नू देना, यदा क्रेडिट मैं जनरल अयूब नू देना। मिल्खा के दिल में उस वक्त भले ही पाकिस्तान के लिए अच्छी भावना न रही हो, लेकिन उन्होंने पूरी खेल भावना के साथ खेला। खालिक को हराने के बाद मिल्खा उनके पास गए, उनकी पीठ थपथपाई और बोले हार जीत तो खेल का हिस्सा है, इसे दिल से नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद तो खालिक और मिल्खा की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। मिल्खा के साथ लंबे समय तक रहे वरिष्ठ खेल पत्रकार नॉरिस प्रीतम बताते हैं कि जब एक बार युद्धबंदी के तौर पर भारत में अब्दुल खालिक लाए गए तो मिल्खा ने ही उन्हें छुड़वाया था। 1965 की लड़ाई में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो उसमें प्रिजनर्स ऑफ वॉर या युद्ध बंदी बनाए गए। तो उसमें मेरठ कैंप में सिख रेजिमेंटल सेंटर का जो मेरठ कैंप था, वहां पे पीओडब्ल्यूज को रखा हुआ था। उसमें उनके कर्नल कमांडेंट को एक दिन, क्योंकि एक कर्नल जो था वो पीओडब्ल्यू था यानी बंदी था पाकिस्तान का, वो भारतीय कर्नल कमांडेंट के पास गया और बोला कि साहब आपने कभी मिल्खा का नाम सुना? उनका हाँ मैं जानता हूँ। कहते उससे बात हो सकती है मेरी? तो उस कमांडेंट ने कहा यार ये पाकिस्तान का आदमी और ये मिल्खा के बारे में क्यों? उसने पूछा कि आप कैसे जानते हैं? कहते मेरा नाम अब्दुल खालिक है और वो मेरा साथी है, बहुत पुराना दोस्त है। तो खास तौर से चंडीगढ़ से मिल्खा जी को बुलाया गया, वो मेरठ गए, उससे मिले और खूब पुरानी बातें हुई। और हालांकि इसका कुछ आधिकारिक रूप से पक्का रिकॉर्ड नहीं रखा गया, क्योंकि ये एक इस तरह की परंपरा नहीं होती कि युद्ध बंदियों से इस तरह की बातें एक आदमी करे, और वो भी एक फौजी। लेकिन मिल्खा जी ने मुझे बताया कि उन्होंने सरकार से एक गुजारिश की कि इनको जल्दी छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही तगड़े स्प्रिंटर हैं, बहुत महान खिलाड़ी हैं। और ऐसा ही हुआ जिसका कोई आधिकारिक रूप से आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन मिल्खा जी के कहने पर अब्दुल खालिक को जल्दी रिहा कर दिया गया था, जबकि वो पाकिस्तान के बंदी थे हमारे मेरठ कैंप में। एथलेटिक्स के बाद मिल्खा का दूसरा प्यार गोल्फ था। रोज सुबह चंडीगढ़ के गोल्फ क्लब वो पहुंच जाते थे और वहां पर कई घंटों तक गोल्फ खेलते रहते थे। 2003 में मिल्खा सिंह ने चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जो उन युवा एथलीटों की मदद कर रहा है जिनके पास खेल के संसाधन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपनी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ के राइट्स भी महज ₹1 में डायरेक्टर राकेश मेहरा को दे दिए थे। 2013 में राकेश मेहरा ने इस पर फिल्म बनाई थी भाग मिल्खा भाग। फरहान अख्तर इसमें मुख्य भूमिका में थे और यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी। मिल्खा सिंह यूं तो एक बहुत ही सौम्य छवि के इंसान थे। उन्होंने हमेशा अपने साथ के एथलीटों का मनोबल बढ़ाने का काम किया, लेकिन चूंकि फौजी भी थे तो कभी कभी स्वभाव सख्त भी हो जाता था। एक दफे उन्होंने एक पत्रकार को थप्पड़ भी मार दिया था। क्या था वो किस्सा, आप नॉरिस प्रीतम से सुनिए। जब वो गेम करते थे, एथलीट थे, तब वो यंग थे, किसी भी एक युवा खिलाड़ी की तरह थोड़ा बहुत जोश होता है, थोड़ा बहुत एक लगन होती है सिर्फ खेलने की, और बाकी दुनिया से एक खिलाड़ी का थोड़ा नाता टूट जाता है। और इसी तरह मिल्खा भी थे। जब एक बारी वो मक्खन सिंह ने उन्हें हरा दिया था कलकत्ता में, क्योंकि ये आए थे लौट के गेम से बाहर से, ट्रेनिंग में नहीं थे, और मक्खन सिंह बहुत तगड़े रनर थे। उन्होंने इनको हरा दिया और ये दिल्ली जब लौट के आए तो नेशनल स्टेडियम में कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वहां पे एक वर्णन, काफी जर्नलिस्ट जैसे आजकल होता है कैंप अटेंड करने जाते हैं, बातचीत करने, तो वहां पे सारे फोटोग्राफर और ये रिपोर्टर्स वगैरह सब पहुंचे हुए थे।
तो मिल्खा सिंह वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, और तब नेशनल स्टेडियम में जैसे आज एस्ट्रोटर्फ और हॉकी की फील्ड है, तब वो एथलेटिक ट्रैक हुआ करती थी, उसके चारों तरफ लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। उस ग्रिल के साथ सब रिपोर्टर्स खड़े हुए थे, और एक वर्णन राम करके इंडियन एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर बड़े अच्छे होते थे, उन्होंने कहीं कह दिया मिल्खा नो यू आर नॉट फिट, और मिल्खा को ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, और उन्होंने जाके उन्होंने और एक प्रद्युमन सिंह जो डिस्कस थ्रोअर थे, और उन दोनों ने पकड़ा और 2-3 थप्पड़ भी लगा दिए उसके। मिल्खा की जिंदगी में उनकी पत्नी निर्मल कौर की बेहद खास जगह थी। निर्मल कौर भारत की वॉलीबॉल प्लेयर थीं और टीम की कप्तान थीं। दोनों की मुलाकात 1955 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुई थी। यहां एक भारतीय बिजनेसमैन ने टीम के लिए डिनर पार्टी रखी थी। इसी पार्टी में मिल्खा सिंह ने पहली बार निर्मल कौर को देखा था, और देखा क्या था, देखते ही दिल दे बैठे। बाद में 1962 में दोनों ने शादी कर ली। मिल्खा सिंह ने अपनी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ में निर्मल को जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रॉफी बताया था। नॉरिस बताते हैं कि वे अपनी पत्नी को भी मम्मी कहकर बुलाते थे। मैं जब उनकी वो मूवी आ रही थी भाग मिल्खा भाग, तो मैं चंडीगढ़ उनसे मिलने गया था, इंटरव्यू करने वगैरह गया था, और जब मैं बात कर रहा था तो पीछे से एक दूसरे कमरे से आवाज आई, ओ इन्होंने इत्थे भेजो भाई, इन्होंने इत्थे भेजो। तो मैंने पूछा कौन है, मैंने कहा मम्मी बुला रही हैं। तो मैंने कहा किसकी मम्मी है? तो उन्होंने बताया उनकी मिसेज मिल्खा सिंह को वो मम्मी बुलाते थे, क्योंकि उनके करियर में जब उन्होंने शुरू करा, श्रीलंका में मिले एक दूसरे से और दोस्ती हुई, और वो दोस्ती प्रेम में बदल गई, और जब शादी हुई, क्योंकि ये तो स्कूल वगैरह इतना अच्छा कॉलेज वगैरह कहीं गए नहीं थे, उन्होंने मिल्खा सिंह को पढ़ाया लिखाया और एग्जाम पास कराए और नौकरी दिलवाने में मदद की, और उनकी सारी अपना खेल छोड़कर उन्होंने मिल्खा को पूरी तरह से जो सपोर्ट देनी चाहिए, सपोर्ट सिस्टम जो घर में था, वो उनकी वाइफ का था, निर्मल जी का। इसलिए वो उन्हें कहते थे कि ये मेरे बच्चों की माँ तो है, ये मेरी भी माँ है। इसलिए वो हमेशा आखिर दम तक वो उन्हें माँ ही कह के बुलाया करते, मम्मी कह के बुलाया करते थे। ये किस्सा भी मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ हुआ, इसलिए मुझे ये मालूम है। मिल्खा ने देश की 3 ओलंपिक्स में नुमाइंदगी की। उन्होंने सैकड़ों दौड़ में हिस्सा लिया। 1959 में उन्हें कॉमनवेल्थ दौड़ में पहला गोल्ड लाने वाले भारतीय बनने के बाद, 58 के कॉमनवेल्थ गेम्स में दौड़ में पहला गोल्ड मेडल लाने वाले भारतीय बनने के बाद 1959 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें ढेरों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। मिल्खा अंत तक खेल जगत और भारत से पूरी तरह जुड़े रहे। सक्रिय खेल से संन्यास लेने के बाद उन्होंने पंजाब सरकार के अंतर्गत डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स के रूप में काम किया और अनगिनत युवा एथलीटों का मार्गदर्शन किया। 2001 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे ये कहकर स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने सारा जीवन खेलों को समर्पित कर दिया और सरकार को अर्जुन अवार्ड की अब याद आई। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे देने में उन्हें बहुत देर कर दी और अब वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। बुधवार 18 जून 2021 को कोरोना की वजह से सुबह उनका अचानक ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरने लगा। 70 पर पहुंच गया था। फेफड़े 80% डैमेज हो चुके थे। मिल्खा ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। ऐसी स्थिति में करीब 10 घंटे तक वो मौत से जूझते रहे, लेकिन आखिरकार वो दूसरी दुनिया की दौड़ पर निकल गए, अपनी पत्नी निर्मल के पीछे, जो उनसे 5 दिन पहले ही कोविड की वजह से जान गंवा चुकी थी। मिल्खा बंटवारे के उस काले दौर से निकल कर आए थे, फिर भी एक सितारे की तरह चमके। वे चाहते थे कि जीते जी वे एक ऐसा एथलीट देख कर जाएं जो उनके रिकॉर्ड्स को मात दे सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन उन्हें नई पीढ़ी में हिमा दास में वो उम्मीदें जरूर दिखती थी। वे अक्सर हिमा को फोन करके सलाह दिया करते थे। मिल्खा की कहानी संघर्षों और उपलब्धियों की कहानी तो है ही, बल्कि आज़ाद भारत में ट्रैक और फील्ड खेलों का पहला अध्याय लिखने की भी है, जो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आज तक रेडियो के खास प्रोग्राम नामी गिरामी में मिल्खा सिंह को लेकर ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, आप हमें radio@aajtak.com पर बता सकते हैं। अगली बार नामी गिरामी में किसी और शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल,
बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात, बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।